ठोस अवस्था है या फिर सॉलिड स्टेट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पहले बता देता हूँ आपको, वीडियो एंड तक देखना, एकदम 0 से 0। आप अगर यहाँ पे हो तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप वीडियो एंड तक देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और बीच बीच में ट्रिक्स वगैरह भी आती रहेगी अपने, जिससे आपको याद भी आसानी से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम पास के। पहला जो सबसे पहले ठोस अवस्था पढ़नी है। ठोस अवस्था आपको पता है, पदार्थ जो होता है, पदार्थ यानी कि जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और जो निश्चित जगह घेरे, उसको अपन क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। यानी सबसे पहले बात करें पदार्थ या द्रव्य, ये अलग ध्यान रखना भाई। द्रव्य किसको कहते हैं? पदार्थ को ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जबकि द्रव जो है वो पदार्थ की ही एक अवस्था है, यानी द्रव्य का ही एक प्रकार है द्रव, ठीक है। द्रव और द्रव्य अलग अलग है। द्रव्य किसको कहते हैं? पदार्थ को कहते हैं। तो जिसका एक निश्चित क्या हो? द्रव्यमान हो, यानी कोई ना कोई वेट होना चाहिए, तथा जो कोई ना कोई एक निश्चित आयतन या फिर थोड़ा सा आयतन या जगह घेरे, निश्चित ना हो तो भी चलेगा, आयतन घेरना जरूरी है और द्रव्यमान होना जरूरी है, उसको अपन बोलेंगे पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। यानी जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है तथा जो आयतन घेरता है उसको या जगह घेरता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो सर पदार्थ कहते हैं। अब आपने नाम सुना होगा पदार्थ की अवस्थाएं, 8वीं 9वीं 10वीं यही घोड़ते आ रहे हो, 11वीं में भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। मेन याद है आपको। 2 अवस्थाएं और भी होती है, 3 तो आपको याद ही है, ठोस द्रव और गैस। उसके अलावा 2 होती है, एक होती है प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। और एक होती है बीईसी। क्या होती है? बीईसी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है टोटल? लगभग आज तक जो है वर्तमान में 5 है और आगे भी खोज चल रही है। तो 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस, और 2 और है, एक है प्लाज्मा, एक है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब उसमें से अपने को ज्यादातर अध्ययन अपन 3 का ही करते हैं, ठोस का, द्रव का और गैस का। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पदार्थ ही द्रव्य है और द्रव अलग चीज है। द्रव जो है वो द्रव्य की ही एक अवस्था है। अब उनके गुणधर्म देखते हैं। अपने को पढ़ना क्या है? तो सर ठोस अवस्था। ये अपन 0 से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा आपको ठोस है क्या, बाद में अपन डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अपना वीडियो रियलिटी में भी शुरू होता है। सबसे पहले पदार्थ की ये अवस्थाएं होती है 5, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। अभी अपन कुछ गुणधर्म देखते हैं ठोसों के, द्रवों के और गैसों के। पहला बात करें यदि आकार की, किसकी? आकार। तो ठोस जो होता है, जैसे ये ठोस है, इसका आकार एकदम फिक्स है। जैसे आपने मान लो बाजार से घड़ी खरीदी, आज घड़ी पहनी और कल जाकर देखा घड़ा हो गया, ऐसा कभी हुआ क्या? घड़ी का घड़ा नहीं बनता, घड़ी घड़ी रहती है। यानी कि ठोस का आकार कभी चेंज नहीं होता है। ये बोल्ड है तो बोल्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कल दीवार बन जाएगी ना। तो पहले ठोस का आकार क्या होता है? तो अक्सर निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। बाद में ठोस का यदि बात करें आयतन, आयतन मतलब कितनी जगह घेरेगा। ये बोर्ड आज इतनी जगह घेर रहा है तो कल भी इतनी घेरेगा, परसों भी इतनी, 10 साल बाद में भी इतनी घेरेगा। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फैक्ट आ जाए, इसमें डिफेक्ट आ जाए, खराब हो जाए, लेकिन ये पेन इतनी जगह घेरा है तो इतनी ही जगह घेरेगा। यानी कि ठोस के आकार निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? तो अक्सर निश्चित होता है। आकार का मतलब वो कैसा दिखता है और आयतन मतलब कितनी जगह घेरता है। अब बात करें द्रव की, तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये ध्यान रखना। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। अब बोले क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा द्रव अगर बोतल में तो बोतल का रूप लिया हुआ होगा, अगर आप पात्र में रखते हो, मटके में रखोगे, मटके जैसा हो जाएगा, अगर आप भगोले में, भर्ती में, आदि में रखोगे तो उसी का आकार ले लेता है। अतः इसका आकार तो निश्चित नहीं होगा। यानी कि इसका आकार क्या है? पात्र के अनुरूप है। अगर जिस पात्र में आप रखोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित है। उसके बाद में गैस, गैस का तो कोई आकार ही नहीं, आपके चारों ओर घूम रही है, कभी पूछना पकड़ के ए गैस आकार क्या है, नहीं बताएगी। तो इसका आकार भी क्या होता है? तो सर अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। क्लियर है? गैस का भी कोई आकार नहीं है। अब ऐसा मत बोलना गैस को भी जिस पात्र में रखते हो उसका आकार लेती है, ना, ये नहीं है। उसके बाद में आयतन की यदि बात करें तो ठोसों का आयतन निश्चित है, जितनी जगह आज घेरा है कल भी उतनी घेरेगा। लेकिन द्रव, द्रव का आयतन निश्चित होता है, ये ध्यान रखना। द्रव अगर 1 लीटर है तो बोतल में है तो भी 1 लीटर रहेगा, पतीली में भरोगे तो भी 1 लीटर रहेगा। यानी आयतन में चेंज नहीं होता है। जबकि गैस, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। अब ये बोलो आयतन मतलब कितनी जगह घेरता है। आपने छोटी सी शीशी में गैस को भर के रखी है, आपने कहा इतनी गैस जगह घेरती है, जैसे ही ढक्कन खोला पूरे कमरे में फैल गई। यानी कि अगर आपने कमरे में खोला तो कमरे में फैल गई, अगर वायुमंडल में जाकर बाहर हवा में खोलते पूरी हवा में फैल जाएगी। तो उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है। यानी कि गैसों का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है और आकार भी क्या होता है? अनिश्चित। तो पहली एक और देखते हैं,
नेक्स्ट है दृढ़ता। किसकी बात करते हैं? दृढ़ता। या फिर परिभाषा आप ये इन्हीं दो लाइनों से बना सकते हो। इन्हीं दो लाइनों से क्या बनी जाती है? परिभाषा। पूछे ठोस किसे कहते हैं, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की व्यवस्था जिसके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसको बोलते हैं ठोस अवस्था। परिभाषा के लिए उसके बाद में जिसका आकार तो निश्चित होता है, ठीक है, आकार सॉरी अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है उसको बोलते हैं द्रव अवस्था। जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है उसको बोलते हैं गैस अवस्था। अब बात करते हैं दृढ़ता की। दृढ़ता मतलब कठोरता। कठोर कौन होता है? ये कोई पूछने की बात ही नहीं। ठोस क्या होता है? तो अक्सर अधिक कठोर होता है। ये मैक्सिमम होता है, अधिकतम कठोर। ये क्या होगा? बहुत कम। ठोस से कम, ठोस से कम या बहुत कम कह सकते हो। और ये नगण्य। नगण्य मतलब इसमें कठोरता होती नहीं है, आप कह सकते हो नहीं होता है, दृढ़ नहीं होती है। क्लियर? उसके बाद में ठोस से कम या आप बहुत कम कह सकते हो, बहुत कम, कठोर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब क्या होता है? जैसे ये है, जैसे ये डस्टर है, आप इसको क्या कर सकते हो? दबा सकते हो यूं, इसको बोलेंगे संपीड़िता। तो ठोस है तो उसको बहुत कम दबाया जा सकता है। अगर यहीं पर मान लो गैस होती, टंकी देखी कभी टंकी गैस की, सिलेंडर, उसमें कितनी सारी गैस भरी होती है, अगर उसको खोल दिया जाए तो पूरा वातावरण गैस से भर सकता है और विस्फोट भी होता है, आपने काफी बार देखा है। तो इतनी सारी गैस इतनी सी छोटी सी टंकी में कैसे भरी होगी? उसको दबाना पड़ेगा। उस दबाने के गुणधर्म को अपन क्या बोलते हैं? तो अक्सर संपीड़िता बोलते हैं। तो ठोस को बहुत कम दबा सकते, जैसे ये मार्कर है, इसको पहले कितने ही दबाऊं, नहीं दबा पा रहा हूं तो बहुत कम है। यानी कि ठोसों की संपीड़िता न्यूनतम होती है, न्यूनतम या बहुत कम कह सकते हो। इसकी द्रवों की जो संपीड़िता होती है ठोसों से क्या होगी? अधिक। ठोसों से क्या होगी? अधिक। ठीक है, और गैसों से क्या होगी? तो भाई कम होगी। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और गैस, इनकी संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक। मैक्सिमम संपीड़िता यानी सबसे ज्यादा किसको दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, वो इसको किया जा सकता है। किसको? गैस को। ठीक है, उसके बाद में अंतरा आणविक आकर्षण बल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ठोस के कण आपने कभी देखा होगा स्थिति अपनी जगह नहीं बदलते हैं, एकदम फिक्स पैटर्न में, फिक्स अवस्था में रहते हैं। तो इसके कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसी में है तो वो ठोस में है। ठीक है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, इसमें थोड़ा दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल, यानी ठोस से कम होगा। और इसमें बहुत कम या नगण्य कह सकते हो। नगण्य यानी बहुत कम आकर्षण बल है। ये सभी स्वतंत्र रहते हैं। गैसें ज्यादातर क्या रहती है? स्वतंत्र, यानी वायुमंडल में मजे से घूमती है, ज्यादा आकर्षण बल इनमें नहीं होता, नगण्य आकर्षण बल है, बहुत कम होता है। उसके बाद में बात करते हैं कणों में गति। तो हाँ, ये रही घूमती रहती है, अभी बताया था। तो इसमें गति क्या होती है? तो सर्वाधिक होती है, यानी इसके कारण स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो इसमें गति अधिक होती है, इसमें गति कम होती है। किससे? गैस से क्या होगी? तो अक्सर कम। और ठोस से क्या होगी? तो अक्सर अधिक। ठोसों में गति न्यूनतम। न्यूनतम मतलब इसके कण गति करते ही नहीं है, मानो तो वो खाली कंपन गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? कंपन, यानी इसके जो कण है इसके अंदर खुद की जगह पर यूं 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 कंपन करेगा, लेकिन अपनी जगह छोड़कर कभी बाहर इधर उधर घूमेगा नहीं। तो इसमें कंपन गति होती है और बहुत कम होती है, ये ध्यान रखना। द्रवों में गति ठोसों से थोड़ी अधिक होगी और गैसों से कम होगी। और सबसे अधिक गति किसमें होगी? तो अक्सर गैसों में। उसके बाद में गलनांक और क्वथनांक की यदि बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक ठोस है क्यों? आप सोचो, अगर इसका गलनांक 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता, किसका? इसका, तो ये गल चुका होता, क्योंकि कमरे का ताप 25 है। अपने राजस्थान में तो 45 पार कर देता है। तो ये जो है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो कमरे का ताप, या 27-30 जो मानो। और अगर इसका गलनांक 23 होता तो 23 पर ये गल चुका होता। तो ध्यान रखना, ठोसों का जो गलनांक है वो कमरे के ताप से हमेशा क्या होंगे? अधिक। कमरे के ताप से अधिक, और बहुत ज्यादा हो सकता है ना, और अधिक होता है, आप ऐसे कह सकते हो। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इनके क्या होते हैं? कम होते हैं। और इनके बहुत कम होते हैं, बहुत कम। ठीक है, अब आप देखो इनके गलनांक क्या है? सबसे अधिक है, इनके बहुत कम है, ऐसे याद रखना। और यदि बात करें इसका गलनांक, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा? कम होगा, तभी ये गला हुआ है। क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गलनांक होता तो वो ठोस में चला जाता। तो इसका क्या होगा? कमरे के ताप से क्या होगा? कम गलनांक होगा, ये ध्यान रखना। कम मतलब 2 मिनट को कमरे के ताप से कम ही होगा, हाँ, तभी वो गल चुका है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये थे सामान्य गुणधर्म, उसमें सबसे ज्यादा ये 2 इंपॉर्टेंट है, आकार और आयतन। और बात करें संपीड़िता, ये वाले याद रखना। ठीक है,
और अंतराणिक आकर्षण बल, ये चार ध्यान रखना है। तो ये था ठोस, द्रव और गैस का वर्गीकरण, नहीं आएगा, अपने खाली ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। निश्चित आकार, आयतन, निश्चित दृढ़ता, अधिकतम, संपीड़ितता बहुत कम, अंतराणिक आकर्षण बल बहुत प्रबल, कणों में गति बहुत कम या फिर खाली कंपन गति होती है। अब अपन मेन पार्ट शुरू करते हैं अपना ठोस अवस्था। क्लियर है? 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और पहले धरते ही एक बढ़िया टॉपिक लेते हैं और इससे हर पेपर में प्रश्न आता है। आप ध्यान रखना, क्लास भले अपनी पहली हो लेकिन तैयारी हमेशा बोर्ड एग्जाम की करनी है एकदम एंड तक। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से। और ये पेपर में आने वाला सबसे ज्यादा पेपर में यही प्रश्न आता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले देखिए ठोसों में, किसमें? ठोसों में। ठोस क्या होता है? जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। तो ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था या ज्यामिति के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। यानी अवयवी जो कण है, पहले बात सोचो अवयवी कण क्या है। आपको पता है ठोस होता किसका बना होगा? या तो अणु का, या परमाणु का, या आयन का, इनका बना होगा। अब अणु, परमाणु, आयन बार बार कौन लिखे इतने सारे? इसलिए लिख देते अवयवी कण, मतलब जो भी है, अणु है, परमाणु है, आयन है क्या? वो अवयवी कण है जिससे ठोस बना हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे अवयवी कण। क्लियर है? अब अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में है तो बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, और कोई पैटर्न नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि व्यवस्था की बात करेंगे, व्यवस्था के आधार पर या ज्यामिति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। किसको? ठोसों को। एक तो बनाया गया क्रिस्टलीय ठोस, एक बनाया गया अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप पहले देखो, बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये सीधा ऐसे ही आता प्रश्न, और 2 नंबर का आता, बढ़िया प्रश्न आता है। पहले बात करेंगे व्यवस्था की। किसकी? व्यवस्था। तो इसमें अवयवी कण, अवयवी कण निश्चित व नियमित व्यवस्था में होते हैं, यही इनकी परिभाषा है। प्रश्न पूछ ले क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस या वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और इसमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अब ये लैंग्वेज आप अपने अनुसार बना सकते हैं ना, बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है कि अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होता है, बात वही है। उसके बाद में बात करते हैं परास की। किसकी बात करते हैं? परास। परास मतलब क्या होता है? एक होता है लघु परासी, एक होता है दीर्घ परासी। पहले तो ये मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना और ले लेना पहले। ठीक है, बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मतलब क्या है? जैसे मैं कुछ बना देता हूं, कण वगैरह, ये मान लो कोई क्रिस्टल झालक है, यानी कि एक अवयवी कणों का गुच्छा है। 1 2 3 4 8 अवयवी कण आपको दिख रहे होंगे। अब ये अवयवी कण है, मान लो इधर जाने पर और इधर जाने पर सेम टू सेम ऐसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, यानी डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, ऐसे चल रहे हैं। इस डब्बे को बोलते हैं एकक कोष्टिका। क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, परिभाषा भी लिखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये मान लो एकक कोष्टिका है, इसका इधर जाने पर और इधर जाने पर बार 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 रिपीटेशन हो रहा है, यानी एक कोष्टिका या फिर अवयवी कणों का जो ये विन्यास है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसको बोलते हैं दीर्घ परासी। यानी बार अधिक लंबी दूरी तक क्या हो? पुनरावृत्ति। यानी कि अवयवी कणों का एक निश्चित पैटर्न या विन्यास होता है, जिसकी सभी दिशाओं में, निश्चित दिशा में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। यानी कि सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति होती है, ये पैटर्न, और इसकी क्या हो रही है? सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। तो इस गुण को अपन बोलते हैं परासी, यानी दीर्घ परासी। क्या बोलेंगे? दीर्घ परासी। यानी कोई एक निश्चित पैटर्न है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ परासी। तो ये जो व्यवस्था है वो पाई जाती है क्रिस्टलीय ठोसों में। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में एक अवयवी कणों का एक निश्चित पैटर्न या आकृति होती है या डिजाइन होती है, और उस पैटर्न की सभी दिशा में बार बार क्या होती रहती है? पुनरावृत्ति होती है। इस गुण को अपन बोलते हैं दीर्घ परासी। लेकिन आपने अक्रिस्टलीय ठोसों में देखा, जैसे आपने देखा ये ए है, ये बी है,
फिर से आपने देखा पड़ोसी कोशिका होगी ए बी ऐसे चलता रहेगा क्रम। लेकिन जैसे आप देखो ये मान लो क्रिस्टलीय ठोस है, कैसा है क्रिस्टलीय, तो आपने देखा विन्यास कैसा है ए बी ऐसे लगातार लगातार चलता रहेगा और ये अधिक दूरी तक चलेगा। लेकिन आपने देखा अक्रिस्टलीय, कैसा अक्रिस्टलीय, तो उसमें देखा ए बी ए, आपने देखा ये ए बी पैटर्न है, बाद में बी ए, फिर से बी आ गया, मान लो ए बी आ गया, तो इसकी कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, अनियमित है। यानी कि किधर भी जाओ पैटर्न निश्चित पुनरावृत्ति नहीं होगी, थोड़ी देर तक हो सकती है, अधिक दूरी तक नहीं होगी, तो थोड़ी देर तक हो सकती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लघु परासी। यानी कोई पैटर्न बनेगा तो भी वो बहुत कम दूरी तक बनेगा, तो इसको क्या बनेंगे लघु परासी। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होता है लघु परासी। क्लियर, इसको अभी ट्रिक से याद करेंगे। आगे देखो, तो पहले जो हमारे टाइम है ना, अभी तो पता नहीं केमिस्ट्री में या फिर इंग्लिश की किताब कैसी है, पहले हमारे टाइम में इंग्लिश की किताब होती थी, उसमें छठा या पांचवा चैप्टर था अलगू चौधरी का नाम का। किसका नाम था अलगू चौधरी, एक कैरेक्टर था उस पार्ट में, क्या नाम था अलगू चौधरी। तो एक वर्ड याद रखना अलगू, क्या याद रखना अलगू, अ से क्या हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, ये एक वर्ड याद रख लेना, काम आ जाएगा बार बार, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अक्रिस्टलीय ठोस, और लघु से क्या हो जाएगा लघु परासी, लघु परासी। क्लियर, और इसका चैप्टर आपके आए तो वापस वो भी पढ़ लेना। तो अक्रिस्टलीय ठोस हमेशा कैसे होंगे लघु परासी, यानी इसमें कोई पैटर्न बनेगा तो भी उसकी पुनरावृत्ति बहुत कम दूरी तक होगी, या फिर इसमें कोई पैटर्न बनता ही नहीं है। क्लियर, आगे देखो नेक्स्ट अगला गुणधर्म देखेंगे, अलगू याद रहना चाहिए भी। अक्रिस्टलीय ठोस हमेशा कैसे होंगे लघु परासी, क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे गलनांक की। किसकी गलनांक। अब कोई बोले गलनांक होता क्या है, पहले परिभाषा बताओ, पहले नहीं पढ़ रहा है तो गलनांक देखो, गलनांक नाम में आंसर है गलन अंक। गलनांक की अगर संधि विच्छेद किया जाए तो कैसे बनेगा, ये देखो गलन प्लस अंक क्या बनेगा गलनांक। तो गलनांक मतलब है वह अंक जिस पर कोई पदार्थ गल जाए, यानी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं गलनांक कहते हैं। क्लियर है, वह ताप जिस पर कोई ठोस किसमें चेंज हो जाए द्रव में चेंज हो जाए, तो उसको बोले गलनांक। अब आपके पास दो प्रकार के ठोस है, एक है क्रिस्टलीय ठोस, एक है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब जिसमें अवयवी कणों का एक निश्चित और नियमित विन्यास है और बार बार उसकी क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हो गया दीर्घ परासी, और उसमें कोई निश्चित विन्यास नहीं है। अब आपने देखा अगर क्रिस्टलीय ठोस लिया क्रिस्टलीय और एक ले लिया अक्रिस्टलीय, ठीक है, जैसे आपने देखा घी भी आपने देखा होगा तो गर्मियों में नहीं सर्दियों में क्या बना ठोस बन जाता है। अब आपने मान लो एक तरफ ले लिया घी जो कि ठोस रूप में आया हुआ है, एक तरफ ले ली शक्कर, क्या ले ली शक्कर को सुक्रोज भी कहते हैं। अपने जो घरों में नॉर्मल शक्कर होती है वो कौन सी होती है, तो सर सुक्रोज होती है। क्या होती है सुक्रोज, स लिखते हैं, ज लिखो तो भी चलेगा, सुक्रोज, चलो ज ही लिख देते हैं, ये मान लो सुक्रेज है। सुक्रोज जो है, अब इसका फॉर्मूला होता है 12/11, कार्बन 12 H22O11, तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा भाई, कार्बन 12 H22 और O11। तो ये जो है शक्कर, आपने एक पात्र ले लिया, उसमें क्या भरी हुई है, तो शक्कर के दाने, सर क्या है शक्कर है, ये बनाते रहना पूरा, ठीक है। ये मान लो शक्कर के दाने पड़े। एक तरफ ले लिया आपने घी, ये भी ठोस अवस्था में आयो, मान लो ये भी ठोस है, कौन सी अवस्था में ठोस में आया हुआ है। अब आपने क्या किया, दोनों को गर्म करना शुरू किया। क्या किया, बर्नर ले लिया मान लो, उसको क्या करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही गर्म करने लगे आप, ये बर्नर मान लो, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, इसको गर्म कर रहे हो। तो आपने देखा घी जो है जो कैसा है, तो कैसा अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कोई क्रिस्टल नहीं है, और ये क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब इतने पैटर्न बनेगा और इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा। इसमें अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में होंगे, इसमें अवयवी कणों का कोई पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब आपने देखा जैसे इसको गर्म कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन पिघल नहीं रहा है। लेकिन घी आपने जरूर गर्म करके देखा होगा, जैसे ही आपने गर्म किया, नीचे के जो कण जो ताप के सीधे संपर्क में जल्दी धीरे धीरे पिघलने लग गए। क्या होने लग गए, पिघलने, यानी कि इसमें क्या आ गई, द्रव अवस्था आ गई, और ऊपर क्या पड़ी है, ठोस। आधा ठोस और आधा द्रव बनेगा नहीं बनेगा, तो कहा सर ये तो बनेगा। तो इसको गलने में, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा गल जाएगा, तो इसमें मान लो ये 20 डिग्री पर, ये जैसे ही 20 डिग्री, 20 तो नहीं, मान लो 25 तो कमरे का ताप है, 35 मान लेते हैं, मान लो 35 पर ये थोड़ा गलना शुरू हुआ। तो यहाँ पर गलना शुरू कब हुआ, तो सर 35 पे, और यहाँ तक पहुंचते जैसे ही ताप 50 पे आया, मान लो कितने पे आया 50, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते ये पूरा गल गया।
तो ताप एक परास में आया कि नहीं आया? परास मतलब 35 डिग्री से 50 डिग्री, तो इसको बोलते हैं ताप की परास। ये ताप की परास। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक ताप की परास में होता है। क्या होता है? ताप की परास में। यानी कि इनका कभी भी गलनांक या क्वथनांक निश्चित नहीं होगा, फिक्स नहीं कह सकते, ये हमेशा ताप की परास में होंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ 35 से 50, ये यूं ही गप है, ठीक है, इसको रटना नहीं, अपने को ये ध्यान रखना है ताप की परास में कोई भी ले सकते हैं। जैसे 120 से 150, 110 से 135, 35 है ना, 35 तो क्या होगा उसके बाद में धीरे धीरे से और चलता रहेगा। आगे देखो, जबकि आपने देखा क्रिस्टलीय ठोस, ये मान लो नहीं गल रहा है, ऐसे एक ताप ऐसा आएगा फिक्स ताप। जैसे मान लो 180 डिग्री आ गया, कितना आ गया? ये फिक्स नहीं, यूं ही मैं तो यूं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन उस द्रव के लिए, उस ठोस के लिए एकदम फिक्स होगा। उस ठोस के लिए, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए एक कोई ना कोई निश्चित ताप होगा। जैसे मान लो 180 डिग्री आ गया, 180 पर ये पहुंचता ही पूरा जो ठोस था ना एक साथ पिघलना शुरू हो जाएगा, फटाफट पिघल जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यानी कि इनके जो गलनांक है वो एकदम फिक्स है, एक ही अंक होगा, लेकिन इनके गलनांक एक परास में 35 से 50 के मध्य पिघलेगा, धीरे धीरे पूरा पिघलेगा, और ये एक निश्चित ताप आते पूरा पिघलना शुरू हो जाएगा और एक साथ पूरा पिघलेगा, और ये थोड़ा पिघलेगा, बाद थोड़ा करते पिघलेगा। क्लियर है? तो इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं? तीक्ष्ण का मतलब होता है निश्चित या फिक्स होते हैं, ठीक है। इनके गलनांक तीक्ष्ण या निश्चित होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के, उनके ताप की परास में होते हैं, ठीक है, या अनिश्चित कह सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे प्रकृति की। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट गुणधर्म है प्रकृति। देखो, प्रकृति का सामान्य अर्थ होता है ये किस प्रकार के, तो इनकी प्रकृति होती है विषम देशिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रकृति होती है समदेशिक। कैसी होती है? समदेशिक। अब 90% लोग गलती यहीं पर करते हैं, उनको पता है एक निश्चित पैटर्न है तो वो सोचेंगे सभी दिशाओं में गुणधर्म समान रहेंगे तो समदेशिक, ये गलत हो जाता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदेशिक। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक। अब ये होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, ये जो है ना समदेशिकता और विषमदेशिकता, पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय बना ए बी, या फिर पहले ए बना देते हैं। ये मान लो कोई एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय। देखो, निश्चित पैटर्न बन रहा है, यहां पर मान लो बी है, यहां पर बी है, यहां पर बी है, ये इस प्रकार से मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस है। अब आपने देखा यदि इस दिशा में चला जाए, एक निश्चित दिशा में जा रहे, देशिक का मतलब ये होता है दिशा में, तो इस दिशा में जाने पर 2-4 गुणधर्म याद रखना है। एक तो अपवर्तनांक, चालकता आदि, डॉट करके लिख देना आदि, ठीक है। तो इसके भौतिक और विद्युतीय गुणधर्म, एक वर्ड में बोले क्या लिखोगे? भौतिक गुणधर्म, या इसको कह सकते हैं वैद्युतीय गुणधर्म। ठीक है। तो इनके भौतिक और वैद्युतीय गुणधर्म एक निश्चित दिशा में जाने पर इस दिशा में क्या होंगे? तो सर अलग होंगे। अब आप मान लो इस दिशा में जा रहे हो बी में, तो अलग होंगे, क्योंकि इसमें कण किसके आ रहे हैं? तो सर ए के कण आ रहे हैं, तो ए से टक्कर होगी बार बार, तो इसका अपवर्तनांक मान लो ए के कारण होगा, इसमें जो का वो बी के कारण होगा, तो अपवर्तनांक क्या आ रहा है? तो सर अलग अलग आ रहा है, इस दिशा में अलग, इस दिशा में अलग, क्योंकि इसमें कणों का एक निश्चित पैटर्न है। तो एक दिशा में निश्चित होगा, दूसरी दिशा में निश्चित होगा, और दो अलग अलग दिशाओं में देखोगे तो अलग अलग होगा। जैसे मान लो आपने ये दिशा चुन ली इस बार, अब आप देखोगे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो इसमें और भी अलग, तो इसमें मान लो 1 टाइप, ये फर्स्ट टाइप का हो गया, इधर देखोगे सेकंड टाइप हो जाएगा, इधर देखोगे थर्ड टाइप हो जाएगा। यानी कि अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, चालकता आदि का मान अलग अलग होता है, अलग अलग। इस गुण को बोलते हैं विषम देशिकता। क्या बोलते हैं? विषम देशिकता। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में ये प्रश्न आता है काफी बार 1 नंबर में सीधा, विषम देशिकता क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोसों में इसके भौतिक गुणधर्म या वैद्युतीय गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, चालकता, डॉट आदि गुणधर्म का मान विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या होता है? अलग अलग होता है। इस गुण को बोलते हैं विषम देशिकता। क्लियर है? जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लिया जाए, ये मान लो आपने कोई अक्रिस्टलीय ठोस ले लिया, अब इसमें तो अक्रिस्टलीय का नाम यही है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि ए बी ऐसे होगा, ये ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए ऐसे फिक्स नहीं होगा, ठीक है। सभी जगह ए हो सकता है, सभी जगह बी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है।
अब आप देखो, अब मान लो इस लाइन में गए तो इसमें ए भी आएगा बी भी आएगा, इसमें जाओ ए भी आएगा बी भी आएगा, इधर जाओ कैसे भी जाओ, इसमें सभी जगह पर लगभग गुणधर्म क्या रहेंगे, समान बने रहेंगे। पूरा तो समान हो ना, वो कोई गारंटी नहीं, लेकिन लगभग गुणधर्म क्या रहेंगे, समान, क्योंकि इसमें सभी कण जो है वो सभी जगह पर विस्तृत है, फैले हुए पड़े हैं। तो इसमें अपवर्तनांक, चालकता, भौतिक गुणधर्म, वैद्युतीय गुणधर्म आदि सभी गुणधर्म के मान सभी दिशा में क्या मिलते हैं, तो सर समान मिलते हैं। इसी गुण को बोलते हैं समदेशिकता। क्या बोलते हैं, समदेशिकता। तो ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, सभी दिशाओं में भौतिक गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान अलग अलग होता है, इस गुण को बोलते हैं विषमदेशिकता। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में सभी दिशाओं में मान समान होने के कारण, किसका, चालकता, अपवर्तनांक आदि गुणों का, ऐसे लिख देना। अक्रिस्टलीय ठोस में सभी दिशाओं में अपवर्तनांक, चालकता आदि गुणों का मान अलग अलग नहीं होकर समान होता है, इस गुण को बोलते हैं समदेशिक प्रकृति। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके लिए एक वर्ड आपको याद रखना, असम। क्या याद रखना है, असम। क्योंकि पेपर में क्या है, बड़ी खराब चीज है पेपर, उस टाइम में दिमाग पूरा सटक जाता है और उल्टा हो जाता है। जो याद होता है इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, दिमाग में पेपर में क्या आएगा देखना, क्रिस्टलीय ठोस सभी दिशाओं में पैटर्न समान होगा, इसका मतलब प्रकृति गुणधर्म भी समान होना चाहिए, अतः समदेशिक जे बबेरी गलत हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होंगे, विषमदेशिक। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होंगे, समदेशिक। तो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसकी परास, परास के आधार पर आपको एक वर्ड याद रखना, अलगु। क्या याद रखना है, अलगु। अ से अक्रिस्टलीय ठोस, लघु से लघु परासी। और देशिकता के आधार पर आपको ध्यान रखना है असम, यानी अ से अक्रिस्टलीय ठोस, सम से समदेशिक। क्लियर है भाई। उसके बाद देखो अगला जो गुण है वो है विदलन। क्या नाम है, विदलन। विदलन का मतलब होता है काटना, ठोकना, बचीट बुलना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले बात करेंगे विदलन की। विदलन का मतलब क्या होता है, काटना। तो यदि इसको काटा जाए तो आप देखो खुरदरी सतह मिलेगी, ठीक है। यानी कि यदि किसी पदार्थ को काटने पर दो प्रकार की सतह मिल सकती है, एक तो सपाट, कैसी, सपाट, या आप बोल सकते हैं सीधी, चमकीली, धातु होगी तो चमकीली भी मिल सकती है। तो सपाट सतह मिले तो वो कैसा होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। जैसे आपने शक्कर का दाना लिया, उसको यूं काटा, ठीक है। आपने कोई मान लो ये ले लिया, धातु ले ली, धातु को सीधा काटा तो आपको चिकनी सपाट सतह मिलेगी, तो वो हमेशा कैसा होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। यानी कि इनको काटने पर सपाट सतह प्राप्त होती है, कैसी, सपाट। और इनको काटने पर सपाट सतह, इनको काटने पर खुरदरी, कैसी, खुरदरी, या फिर आप कह सकते हो अनियमित। इनको काटने पर खुरदरी, और नहीं सॉरी, इनको काटने पर कैसी होगी, खुरदरी या अनियमित सतह, इनको काटने पर एकदम सपाट सतह प्राप्त होगी। तो ये हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय और गुण। नेक्स्ट बात करेंगे ठोस प्रकृति। कैसी प्रकृति, ठोस, यानी ये ठोस है या नहीं है। असली ठोस कौन सा है, नकली ठोस कौन सा है, तो इनको बोलते हैं असली ठोस, इनको बोलते हैं नकली ठोस। पेपर में से नहीं आएगा नकली ठोस किसे कहते हैं ना, पेपर में आएगा आभासी ठोस क्या है और वास्तविक ठोस क्या है। तो ये तो एकदम बढ़िया ठोस है, पूरे एकदम टाइट रहते हैं इस प्रकार के, ठीक है, बढ़िया तरीके से, धातु जैसे। तो इनको बोलते हैं वास्तविक ठोस। क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। यानी रियलिटी में ठोस देखा जाए तो वो क्रिस्टलीय ही है, अक्रिस्टलीय ठोस तो मजाक है, गप है। तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार के आभासी ठोस है। कैसे ठोस है, आभास में समझते हो, काफी बार कहते हैं मेरे को आभास हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो ये तो बस ठोस लगते हैं, रियलिटी में ठोस नहीं है। जैसे प्लास्टिक है, आपने रबड़ ले ली, रबड़ को आपने रखकर देखा धूप में, थोड़ी देर में पिघल गई, अभी विकर्ण पूरे बिगड़ गए, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो उसको आप ठोस नहीं कह सकते, रबड़ दिखती ठोस है, लेकिन उसको रख दोगे उधर तो पिघल जाएगी धूप में, तो उसको अपन बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। यानी जो ठोस की तरह दिखाई देते हैं, पूरी तरीके से ठोस के गुणधर्म नहीं है। तो ये होते हैं आभासी ठोस। कैसे, आभासी ठोस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वास्तविक ठोस कौन होता है, क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होता है, आभासी ठोस होता है। ये नकली है, डपोट बनाने वाली बात है। इसके बाद में बात करेंगे एग्जाम्पल की। किसकी, एग्जाम्पल। तो आपको ध्यान रखना है NaCl बोले तो नमक, और ध्यान रखना है ZnS, Na2SO4, ठीक है। और बात करें क्वार्ज, ये क्वार्ज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई। क्वार्ज, क्वार्ज किस में आता है, तो सर क्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ज एक प्रकार का पत्थर टाइप है ना, सिलिका का ये ग्रुप है। सिलिका मतलब पत्थर होता है, मिट्टी, मिट्टी का ही एक बढ़िया सा पत्थर होता है डिजाइन वाला, उसको बोलते हैं क्वार्ज, एक क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कांच, रबर और प्लास्टिक, रबड़ मत लिखना, रबड़ लिखना, ठीक है, रबर, कांच, रबर और प्लास्टिक, ये सारे क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें कांच इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको यहां पर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वार्ज कांच, क्वार्ज कांच, तो ये इंपॉर्टेंट है। कांच आते ही आपको दिमाग में अक्रिस्टलीय ठोस आना चाहिए।
तो कांच हो या क्वार्ट्ज कांच हो, हमेशा कैसा होगा? अक्रिस्टलीय। लेकिन क्वार्ट्ज खुद कैसा है? तो क्रिस्टलीय। ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको, कांच अक्रिस्टलीय। क्लियर है? अब कांच का एक प्रश्न और आता है, कांच को अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? अब प्रश्न आता है अतिस्थितिज द्रव क्या है? अतिस्थितिज द्रव, एक बार सोचो, इसी वर्ड में आंसर है। अति मतलब बहुत ज्यादा, शीतित, शीत मतलब क्या होता है? शीत ऋतु में सर्दियां, ठंडी, तो अति शीत मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा किया गया द्रव। आप सोचो एक बार, द्रव लिया पानी, बहुत ज्यादा ठंडा करो तो अक्सर बर्फ बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो ऐसे द्रव जो है तो रिलेटिव द्रव, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा ठंडा करने पर किस में चेंज हो गए? तो अक्सर ठोस में चेंज हो गए, वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। जैसे कांच, किसको कहते हैं? कांच को। तो कांच एक प्रकार का अतिस्थितिज द्रव है, यानी बहुत ही अधिक ठंडा किया गया द्रव है। ठीक है, उसके बाद में इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो देखो, यह प्रश्न आता है अतिस्थितिज द्रव क्या है, या कांच को अतिस्थितिज द्रव क्यों कहते हैं? सीधा का सीधा प्रश्न, छपने वाला प्रश्न है। अब आप देखो, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में किसमें? लिख के बता देता हूं, ये अक्रिस्टलीय ठोसों में बहुत ही धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से दौड़ने का नहीं, बहने का, बहुत ही धीमी गति से बहने का या प्रवाहित होने का कह सकते हो। गुणधर्म पाया जाता है या गुण पाया जाता है, अतः इन्हें अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अतिस्थितिज द्रव किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों जैसे कांच में, अक्रिस्टलीय ठोसों जैसे कांच में बहुत ही धीमी गति से, बहुत धीमी गति, तो क्या कितनी? जैसे सालों लग जाते हैं इसको बहने में, तो बहुत ही धीमी गति से बहने या प्रवाहित होने का गुणधर्म पाया जाता है, अतः इन्हें अतिस्थितिज द्रव कहते हैं। क्योंकि बहते कौन है? बहने का गुण द्रव में होता है। ठीक है, तो बहते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं अतिस्थितिज द्रव, यानी ठोस दिख रहे हैं, अतिस्थितिज यानी बहुत ही ज्यादा ठंडे किए गए हैं, लेकिन है क्या वास्तव में? तो सर ये द्रव है। और इसी कारण प्रश्न आता है पुरानी हवेलियों या इमारतों, पुरानी हवेलियों, और ये आप चेक भी कर सकते हो, ये भी प्रश्न आता है काफी बार, पुरानी हवेलियों या इमारतों की खिड़कियों के कांच ऊपर से पतले, ऊपर से पतले, जबकि नीचे से मोटे क्यों होता है? ये इसका आंसर है। यानी कि पुरानी हवेलियों इमारतों के जो खिड़कियों के कांच होते हैं वो ऊपर से तो पतले होते हैं, लेकिन नीचे से हल्के से मोटे हो जाते हैं। तो मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि ठोसों में, यानी कि ये कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है, जिनमें बहुत ही धीमी गति से प्रवाहित होने का या बहने का गुणधर्म पाया जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे से ये ऊपर पहले मान लो बनाया था तब ऐसी पट्टी थी, धीरे धीरे ये तो पतली हो गई, यहाँ पर धीरे धीरे जल्दी मोटी हो गई, क्योंकि ये बहते बहते कण कहाँ गए? नीचे आ गए। तो अक्रिस्टलीय ठोसों जैसे कि कांच में बहुत ही धीमी गति से प्रवाहित होने का या बहने का गुणधर्म पाया जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कांच ऊपर से क्या हो जाते हैं? पतले, और नीचे से क्या हो जाते हैं? मोटे। तो ये इनका कारण है। ठीक है, तो ये था आज का अपना वीडियो। ईमानदारी से बताना वीडियो कैसा लगा। ये कांच जरूर याद रखना, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय, जबकि क्वार्ट्ज कांच कैसा? अक्रिस्टलीय। और ये इंपॉर्टेंट है, विसंदेशिक कौन होता है? क्रिस्टलीय। और असम याद रखना भाई, सीधे याद हो जाना चाहिए। असम अ से अक्रिस्टलीय, सम से समदेशिक, और अलगु अ से अक्रिस्टलीय, लघु से लघु परासी। तो ये था आज का अपना वीडियो जिसके बारे में हमने चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बेलियों, बेलनों, अड़ोसियों, पड़ोसियों सभी के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो पर व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आपको भी ऐसे बेहतरीन वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।